गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंटियल स्टैटिस्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स थी उनको डिटेल से समझा था और पॉपुलेशन से संबंधित जो सैंपल ले रहे थे अपन, समष्टि से संबंधित जो डाटा ले रहे थे अपन, सैंपल डाटा, उससे रिजल्ट निकालने की दो विधियों के ऊपर अपन ने चर्चा की थी, जिसमें से फर्स्ट थी पैरामीटर्स की कैलकुलेशन और सेकंड थी स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकी अवधारणाओं या परिकल्पनाओं की पुष्टि करना। जिसमें जो फर्स्ट नंबर की विधि थी पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करना, उसको अपन ने डिटेल से समझ लिया था। वो भी दो प्रकार की विधियां थी, कौन कौन सी? एक तो पॉइंट एस्टिमेशन और एक इंटरवल एस्टिमेशन, दोनों को समझ लिया था अपन ने। और फिर सेकंड विधि स्टार्ट की थी अपन ने रिजल्ट निकालने के लिए, जो थी टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। उसी को वापस ले रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था। सेकंड नंबर की थी टेस्टिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, यानी कि जो सांख्यिकी की जो परिकल्पनाएं हैं या जो अवधारणाएं हैं उनका टेस्ट करना या पुष्टि करना। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि सांख्यिकी निष्कर्ष या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकालने से संबंधित उनका जो दूसरा पहलू है वो है हाइपोथेसिस की पुष्टि करना या इनके टेस्ट करना, जिनसे जुड़े हैं सार्थकता के टेस्ट, सार्थकता के टेस्ट, जिन्हें अपन बोल रहे थे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता के टेस्ट। इसमें अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि माना कि किसी पॉपुलेशन से संबंधित अपन ने कोई डाटा लिया है, सैंपल डाटा लिया है, उसका अपन ने समांतर माध्य निकाला है और उसी का अपन ने एक्चुअल मीन, समांतर माध्य यानी जिसको अपन बोले मीन, और एक्चुअल मीन यानी वास्तविक माध्य निकाला है। और दोनों में तुलना अगर अपन कर रहे हैं तो दोनों में अपन को स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। एक तो निकाल रहे हैं अपन माध्य, क्या बोल रहे हैं? समांतर माध्य से बोल रहे हैं अपन मीन। दूसरी तरफ ले रहे हैं वास्तविक माध्य, एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन अपन को पहले से पता है कि इतना है, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं समांतर माध्य, तो इन दोनों की जब तुलना करेंगे अपन तो इनमें अपन को एक स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं एक ही पॉपुलेशन से रिलेटेड दो भिन्न भिन्न डाटा लो, या मैं बोलूं सैंपल डाटा, और उनका समांतर माध्य या मीन निकालूं तो वो उनमें भी अंतर मेरे को दिखाई देगा। एक ही पॉपुलेशन से संबंधित मैंने दो अलग अलग डाटा लिए हैं, एक पहले ले लिया, दूसरा थोड़ी देर बाद और ले लिया, और उन दोनों का मैंने माध्य निकाला, मीन निकाला, तो उनमें भी मेरे को अंतर दिखाई दिया। यहां पर ये जो अंतर आ रहा है जिसे अपन बोल सकते हैं वास्तविक अंतर, वास्तविक अंतर, यह डाटा में
प्राथमिक त्रुटि के रूप में भी हो सकता है। डाटा में प्राथमिक त्रुटि, प्राथमिक त्रुटि को अपन बोलते हैं एरर। यानी कि अपन ने डाटा लिया है किसी पॉपुलेशन से संबंधित, उसमें पहले से ही कोई एरर हो या त्रुटि हो, या सैंपलिंग के टाइम उत्पन्न त्रुटि अनायास ही उत्पन्न हो जाती है या अचानक ही उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो अंतर आ रहा था किसी पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन से संबंधित दो डाटा लिए अपन ने, उनके माध्य में जो मीन में जो अंतर आ रहा था वो वास्तविक अंतर या तो उनमें पहले से उपस्थित था, या जब अपन सैंपल इकट्ठा कर रहे थे फील्ड में जाकर तब सैंपलिंग के टाइम अचानक ही उत्पन्न हो गया क्योंकि अपन ने सैंपल लेने में मिस्टेक कर दी। तो ये है वास्तविक अंतर। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं अपन ताकि और अच्छे से समझ में आए आपके। कोई भी एक पॉपुलेशन है, समष्टि है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, वरना ऊपर से जाएगा सब। एक पैरामीटर से रिलेटेड दो अलग अलग डाटा में स्टैटिकल डिफरेंस शो करने हेतु कोई भी पैरामीटर है किसी पॉपुलेशन से संबंधित, उससे संबंधित अपन ने दो अलग अलग डाटा लिए हैं, उनमें सांख्यिकी अंतर या स्टैटिकल डिफरेंस प्रदर्शित करने के लिए या शो करने के लिए स्पष्ट कार्यविधि या हाइपोथेसिस बनाई जाती है। ध्यान से सुनना, इससे पहले अपने ये समझ में आ चुका है कि किसी भी पॉपुलेशन से संबंधित अगर अपन अलग अलग डाटा लेते हैं और उनमें माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो उनमें अपन को अंतर दिखाई देता है। तो वो अंतर जो आ रहा है उसको सांख्यिकी की डिफरेंस के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंस भी कैसे बताएंगे, सांख्यिकी के अंदर ही बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैटिकल डिफरेंस प्रदर्शित करने के लिए उनमें स्पष्ट कार्यविधि बनाई जाती है या हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, परिकल्पनाएं। तो यहाँ पे अपन ने एक पैरामीटर है, कोई सा भी पैरामीटर ले लो, आपका वेट से रिलेटेड पैरामीटर ले लो, तो उससे वेट से रिलेटेड मैंने दो अलग अलग डाटा लिए हैं। एक मैंने आपकी क्लास से वेट से रिलेटेड डाटा ले लिया, और 1 घंटे बाद फिर से एक डाटा ले लिया। उनमें जो डिफरेंस आएगा मीन में, आपका जो रिजल्ट निकालूंगा मीन का मैं समांतर माध्य का, उसमें जो डिफरेंस आएगा, स्टैटिकल डिफरेंस आएगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए मेरे को हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी कि जो अंतर आया है वो क्यों आया है, कैसे आया है, ये किसका रिजल्ट आया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे, इतना समझ में आ गया होगा। सामान्यतः बनाई गई हाइपोथेसिस के अनुसार
जो अब तक बनाई जा चुकी है हाइपोथेसिस, उनके अनुसार डाटाज के मध्य पाए जाने वाला वास्तविक अंतर शून्य होता है या माना जाता है। सामान्यतः बनाई गई हाइपोथेसिस के अनुसार डाटाज के मध्य पाए जाने वाला अंतर शून्य या जीरो माना जाता है। क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, जीरो। डाटा के मध्य जो अंतर आना चाहिए वो शून्य आना चाहिए, जिसे नल NULL नल हाइपोथेसिस, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। किसे कहेंगे? डाटाज के मध्य पाए जाने वाला वास्तविक अंतर जीरो या शून्य माना जाता है, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं, शून्य हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। अब आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, इसके आधार पर अपन जो डाटा है उनके रिजल्ट्स को स्वीकारते हैं और नकारते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ताकि ये चीज आपको नल हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आ जाए। अपन बात कर रहे थे कि हाइपोथेसिस का टेस्ट करना है अपन को, कि जो अपन ने रिजल्ट निकाला है कैलकुलेशन करके फर्स्ट विधि में, फिर उसके ऊपर अपन ये हाइपोथेसिस अप्लाई कर रहे हैं, परिकल्पनाएं अप्लाई करेंगे कि यह रिजल्ट कहाँ तक सार्थक है, सही है या गलत है। तो उसके लिए अपन ने एक हाइपोथेसिस बनाई है, नल हाइपोथेसिस, जिसमें अपन को ये पता चला है कि डाटा के मध्य पाए जाने वाला अंतर, वास्तविक अंतर शून्य होता है, जीरो होता है, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब मान लेते हैं कि एक डाटा का जो आंसर आया है वेट से रिलेटेड, या कोई भी आंसर जो आया है वो 2 है या 0.1 है, या जो आंसर आना चाहिए था, जो अंतर आना चाहिए था वो तो 0 आना चाहिए था एक्चुअल में। लेकिन अपने पास कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो आया है 0.1 से लेकर 0.3 तक। ये अपने पास कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आया, जबकि वास्तविक अंतर 0 होना चाहिए था। ठीक है, नल हाइपोथेसिस यही कहती है। अब अपन क्या करेंगे? हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? मान लेते हैं कि अपन हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस स्वीकारते हैं कि इस रिजल्ट में, इस डाटा में नल हाइपोथेसिस है, तो यह रिजल्ट सांख्यिकी की दृष्टि से, ये जो अंतर आया है रिजल्ट में, यह सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये बाई चांस है। ये जो अंतर आया है 0.1 से 0.3 तक, मान लो कि अपने पास आंसर आया 0.1 जबकि आना चाहिए था 0, तो अपन देख रहे हैं कि जो वेरिएशन है, जो अंतर है वो 0.1 का है बस। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर अपन नल हाइपोथेसिस को स्वीकारते हैं तो डाटाज के मध्य जो अंतर आया है वो मात्र एक संयोगवंश है, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, उसके कारण 0.1 का अंतर आ गया। अतः यह सांख्यिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है या सार्थक नहीं है। यानी कि अपन इसको इसे मान लेते हैं कि ये सांख्यिकी की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ध्यान देने योग्य नहीं है। ध्यान देने कब योग्य होता? जब ये अंतर 5 पे चला जाता डायरेक्ट, या 6 पे चला जाता, या 10 पे चला जाता, तब अपन सोचते कि कहाँ तो 0 है, कहाँ 5, 6 या 10 है, तो अपन नल हाइपोथेसिस को नकार दे। यहाँ पे अपन ने स्वीकारा है
क्यों स्वीकारा है नल हाइपोथेसिस को? क्योंकि डाटाज के मध्य पाया जाने वाला वास्तविक अंतर यहाँ पे मात्र एक संयोगवश है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स के कारण हो गया, इसलिए पॉइंट 1 में या पॉइंट 3 में आ गया है। इसीलिए यह सांख्यिकी की दृष्टि से सार्थक नहीं है। ठीक है, सार्थक कब होता? जब ये डिफरेंस इतना आता। अब मान लो ये तो अपने नल हाइपोथेसिस को स्वीकारा है, उसका अपन को समझ में आ गया। अब नल हाइपोथेसिस को नकारेंगे अपन कि इसमें नल हाइपोथेसिस नहीं है। नल हाइपोथेसिस नहीं है इसका मतलब कि 0 होना चाहिए था वास्तविक अंतर, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है या 10 आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे? इस डाटा में नल हाइपोथेसिस को नकारने का मतलब है कि यह जो रिजल्ट आया है यह सांख्यिकी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य क्यों है? क्योंकि यह अंतर 0 नहीं आके, पॉइंट में नहीं आके बहुत बड़ा अंतर आया है, इसीलिए इस पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है और नल हाइपोथेसिस को नकारा जाता है। नकारने का मतलब है कि इसमें नल हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक अंतर, नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वास्तविक अंतर 0 होना चाहिए। 0 है ही नहीं, 0 से तो बहुत ज्यादा है। अपन तब मान लेते इसको जब पॉइंट में होता, तब मात्र एक संयोग मान लेते, नल हाइपोथेसिस स्वीकार लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अंतर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इसमें नल हाइपोथेसिस अप्लाई अपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को अपन नकारेंगे। तो नल हाइपोथेसिस को नकारने का मतलब है कि दिए गए डाटा में, दिया गया डाटा या जो रिजल्ट आया है अपने पास वो सांख्यिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, उसको कैसे स्वीकारा जाता है, कौन सी परिस्थितियों में उसको स्वीकारा जाता है और कौन सी परिस्थिति में उसको नकारा जाता है, डिपेंड किस पे कर रहा है? नल हाइपोथेसिस पर। कि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वास्तविक अंतर 0 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन वो बनता है क्रॉस्टन और कोडोन की परिभाषा स्टैटिस्टिक्स की। तो ये छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक नंबर में आपके इस पेपर में पूछ ली जाती है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं बारंबारता वितरण। नया शब्द है, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो अभी अपने ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या है पॉइंट अपना? बारंबारता वितरण, इसे बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण बोलते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से सुनना। बारंबारता या आवृत्ति, बारंबार तो क्या बोल सकते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ठीक है, बारंबारता या आवृत्ति से आज से, बारंबारता या आवृत्ति के वितरण से आज से यह है कि किसी चर संख्या, चर संख्या को अपन बोल सकते हैं वेरिएबल अथवा पैरामीटर के अनुरूप डाटा का क्लासिफिकेशन करना।
क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता वितरण या बारंबारता या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं? आवृत्ति या बारंबारता, बात एक ही है। तो मैं बोल रहा हूं बारंबारता या आवृत्ति वितरण से अभिप्राय यह है कि किसी चर संख्या को बोलते हैं वेरिएबल या पैरामीटर बोल सकते हैं अपन इसको, के अकॉर्डिंग या अनुरूप डाटा का क्लासिफिकेशन करना या उसको वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पैरामीटर अपन क्या ले सकते हैं? जैसे मान लो कि आपकी क्लास से संबंधित वेट ले लिया, तो वेट क्या हो गया? एक पैरामीटर हो गया आपकी क्लास का। उसे अपन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, चर संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये जो चर संख्या है, यह ऐसी संख्या होती है या ऐसा नंबर होता है जिसका मान लगातार चेंज होता रहता है, यानी सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है। ऐसी संख्या या अभिलक्षणिक पैरामीटर, अपन संख्या भी बोल सकते हैं चर संख्या को, ऐसा मान बोल सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, अभिलक्षणिक पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो चर क्या है? ऐसा मान है या ऐसा पैरामीटर है, कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षणिक पैरामीटर है जिसका मान कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, सेम नहीं होता। क्या कहलाती है? चर संख्या या वेरिएबल कहलाती है। जैसे मान लो कि पहले 50 था, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 80 हो गया। तो ये चर संख्या का मान जो वेट के रूप में है, एग्जाम्पल के रूप में, वो सेम ना होकर कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? चर संख्या या वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो चर संख्या होती है, यह 2 टाइप की होती है। ये आपके पिछली बार, इस बार नहीं, उससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेरिएबल्स जो होते हैं या जो चर संख्या है, वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, खंडित चर, जिसे बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और सेकंड है सतत या अखंडित चर, जिसे बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये चर संख्या मैंने बताया कि 2 टाइप की होती है। खंडित चर जिसे बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा है सतत या अखंडित चर जिसे बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। अब ये होते क्या है, इनको ये नाम क्यों दिया है, उसको अपन डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले खंडित चर जिसे बोल रहे हैं अपन डिस्क्रीट वेरिएबल, वे मान जो पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। किस रूप में? वे मान जो पूर्णांकों में लिखे जाते हैं। पूर्णांकों में लिखे जाते हैं और उनमें एक निश्चित संख्या का अंतर होता है। निश्चित संख्या का अंतर होता है। जैसे मान लो कि 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इनमें एक निश्चित संख्या का अंतर है और पूर्ण अंक के रूप में अपन ने लिखा है, कोई पॉइंट नहीं लगाया है, कोई बीच में डैश नहीं लगाया, ऐसे नहीं लिखा है 1 से 5, 5 से 10, ऐसे नहीं लिखा है अपन ने। इनको पूर्ण अंकों के रूप में लिखा है और एक निश्चित संख्या का इनमें अंतर है। तो ऐसे चर क्या कहलाएंगे? डिस्क्रीट या खंडित चर कहलाएंगे। क्लियर है? उदाहरण के लिए किसी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या, जैसे आपकी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास में 1 से लेके मान लो कि 65 तक स्टूडेंट्स हैं, तो वो संख्या क्या है? एक प्रकार की डिस्क्रीट वेरिएबल है, खंडित चर संख्याएं हैं जिनमें एक निश्चित संख्या का अंतर है, 1 से लेके एक संख्या का अंतर है, 0 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है, तो ऐसे चर क्या कहलाएंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल या खंडित चर। दूसरे टाइप के जिन्हें बोल रहे हैं अपन कंटिन्यूस वेरिएबल। वे मान, ये तो पूर्णांकों में लिख रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होंगे? वे मान जो पूर्णांकों के अलावा दशमलव में भी लिखे जाते हैं। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। पूर्णांकों के अलावा दशमलव, इसे बोलते हैं डेसिमल, में भी लिखे जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे मान काउंटिंग के बजाय मेजरमेंट द्वारा लिए जाते हैं। काउंटिंग के बजाय मेजरमेंट, मेजरमेंट को बोलते हैं मापन, और काउंटिंग का मतलब है गणना। यानी कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स है या जो सतत या अखंडित चर है, उनको अपन काउंटिंग से न लेकर मेजरमेंट या मापन से लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, किसी चाइल्ड की जो हाइट है, किसी चाइल्ड की हाइट 100 से 170 सेंटीमीटर के बीच में है। किसी बच्चे की जो हाइट है वह 100 से लेके 170 सेंटीमीटर के बीच में है। तो अपन को उसकी हाइट नापने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए 100 से स्टार्ट होकर 170 तक अपन को गुजरना पड़ेगा, तब अपन को उसकी एक्चुअल जो हाइट है उसका पता चलेगा। तो यहां पे 100 से 170 है, तो ऐसे जो चर होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूस वेरिएबल या सतत या अखंडित चर कहलाएंगे। इसी को मैं इन दोनों को अगर एक टेबल के रूप में बना के बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आए तो डाउट क्लास में पूछ लेना, या आपके पास ऑप्शन है यहाँ आके भी आप पूछ सकते हो। लेकिन वही बात है कि पढ़े कौन इतना, लास्ट टाइम पढ़ना है वैसे भी। एक तरफ बना रहा हूं मैं डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरी तरफ है वेरिएबल टेबल। अब समझ में आ जाएगा आपको, फिर भी नहीं आए तो आपका भगवान ही मालिक है।
डिस्क्रीट वेरिएबल टेबल, चाइल्ड्स की संख्या, इसमें एग्जाम्पल लिया था अपन ने, वही ले रहा हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5 निश्चित संख्या का अंतर है चाइल्ड्स की संख्या में। फैमिलीज की संख्या, 2 फैमिली है जिनमें बच्चे है ही नहीं, 0 है। 4 फैमिली ऐसी है जिनमें बच्चों की संख्या 1 ही है। 5 फैमिली ऐसी है जिनमें बच्चों की संख्या 2 है। 7 फैमिली ऐसी है जिनमें बच्चों की संख्या 3 है। 2 फैमिली ऐसी है जिनमें बच्चों की संख्या 4 है और 1 फैमिली ऐसी जिनमें बच्चों की संख्या 5 है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या में एक निश्चित संख्या का अंतर है और इनको अपन पूर्णांकों में लिखा है, इसलिए ये टेबल कैसी कहलाएगी? डिस्क्रीट वेरिएबल टेबल कहलाएगी। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल टेबल में क्या होगा? वेट किलो में, और यहाँ पे है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कि 30 से 40 किलो है, 40 से 50 किलो है, 50 से 60 किलो है, 60 से 70 किलो है। और स्टूडेंट्स की संख्या है 2, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपन ने वे मान जो अपन पूर्णांकों के अलावा दशमलव में भी लिख रहे हैं, बीच में देख रहे हो डैश लगाया है अपन ने। और यह कैलकुलेशन अपन कैलकुलेशन न करके मेजरमेंट मापन नहीं किया है अपन, एक तरह से माना है कि 30 से 40, 40 से 50, तो ये माना है अपन ने, मेजरमेंट किया है, न कि कैलकुलेट किया है। तो ऐसी टेबल क्या होगी? कंटिन्यूस वेरिएबल टेबल कहलाएगी। तो आपको नोट्स में भी ये टेबल बनानी है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।